अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं सहरिश सलीम। नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटों के केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने समाअत की है। दौरान समाअत अदालत ने यह सवाल उठाया कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत नहीं की है उन्हें क्यों मखसूस सीटें दी जाएं, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी की है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क देते हुए कहा कि मखसूस सीटों से मुतालिक कानून वाज़े है, कोई जज आइन से हट कर फैसला नहीं दे सकता है। कल इस केस पर फिर से समाअत होगी। अब PTI को कितना रिलीफ मिलेगा, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हफ्ते के रोज हुकूमत ने अपेक्स कमेटी के इजलास के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मंजूरी दी थी, मगर PTI, JUI, FE और ANP ने इस ऑपरेशन की मुखालफत कर दी है। इस मुखालफत की वजह क्या है और ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम दहशतगर्दी के खात्मे और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कितना ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। रिजवान रज़ी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर फ़ारूक सलीम हम भी ज्वाइन कर रहे हैं। अनवर रज़ा साहब और आमिर सईद अब्बासी भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले सर, मैं आपसे शुरू करूँगी। अहम केस की समाअत हुई है, जबकि देखा जाए तो ज़्यादा फोकस जो हमारे सामने आया है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन ही क्यों किया गया। आपके क्या रिमार्क्स हैं? मेरा ख्याल ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो ज्वाइन किया है उन्होंने वहाँ पे आके इलेक्शन के बाद। उससे पहले तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए, अगर वो PTI के कैंडिडेट थे जी और उन्हें इलेक्शन सिंबल से महरूम कर दिया गया था, इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। इससे पहले PMLN के कैंडिडेट को भी सेनेट के इलेक्शन से पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद कर दिया था, तो उन्होंने आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ा था। लेकिन जो डेस्परेट मूव हुई थी उस वक्त भी वो PTI नजरियाती को ज्वाइन करने की हुई थी। वो शेखुपुरा में कोई साहब थे जिन्होंने आगे लाहौर प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इनको मैंने तो टिकटें जारी नहीं की। सही। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि उन साहब ने किसी फोरम पे जाके ये बात नहीं कही, किसी लीगल फोरम के ऊपर, कि या तो वो इलेक्शन कमीशन के यहाँ पेश होते ना और कहते कि जनाब इनको तो हमने टिकट नहीं दी, या वो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख देते। उन्होंने नहीं की। उनके इस बयान के बाद ही PTI के लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट के तौर पे उसके सिंबल्स ले लिए। अब जब आपने ले लिए हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर जाइए, अपना एक ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप को PTI का स्टेटस दीजिए और उसके लिए रिजर्व सीटों का तकाजा कीजिए। लेकिन इलेक्शन के बाद वो पहले MWM में शामिल होने की कोशिश की गई मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अंदर, और उसके बाद फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कर दी गई। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल होकर और जो उन्होंने रिप्लाई जमा कराया है कोर्ट में, आधा केस तो पहले ही आप हार गए, क्योंकि जो उन्होंने अपना मंशूर जमा करवाया, जो पार्टी का आइन अदालत के अंदर जमा करवाया है, उसके तहत कोई गैर मुस्लिम उनका मेंबर नहीं हो सकता। अगरचे इटसेल्फ ये आर्टिकल 20 की वायलेशन है, और जो आर्टिकल के पहले 27 वो पॉइंट्स हैं, उनके अंदर जो शख्सी आज़ादियों का और इंडिपेंडेंस ऑफ असेंबलिंग का जो बेसिक लॉ है, ये इसकी वायलेशन है अगर कोई चैलेंज करे तो। ठीक। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता तो गैर मुस्लिम की सीटें, रिजर्व सीटें तो उड़ गई ना, आप उसके क्लेमेंट ही नहीं रहे। बीइंग ए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, आप के चूंकि अपने मंशूर के अंदर, आइन के अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए आप उसके क्लेमेंट ही नहीं रहे। अब ले दे के आ गई रेगुलर खवातीन की सीटें, और रेगुलर खवातीन की सीटों की एक जो दरखास्त गुजार हैं कमल शोजब साहिबा, उनके वकील राजा सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, आज उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। और मुझे अली जफर साहब जो PTI के वकील रहे हैं, उनकी वो बात याद आ रही है कि हमें इस केस में से कुछ नहीं मिलना। तो आज ऑब्जर्वेशन से भी कुछ इस तरह की सूरत हाल बनी है, लेकिन केस ज़ेरे समाअत है। हमें उस पर तबसरा करके उसके मुतवक्को आउटकम का तबसरा करके ना सिर्फ के अदालती रवायात की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो है वो एहतराम करना चाहिए और फैसला इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि उसकी जजमेंट नहीं आ जाती। सर, हम ये तो डिस्कस कर सकते हैं ना कि अगर ये होता है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा, या फिर ये होता है सीटें मिल जाते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, आपसे जानना चाहूँगी, आज सलमान अकरम राजा साहब ने ये भी कहा कि हमारे अच्छा, डॉक्टर फ़ारूक सलीम अभी हमारे साथ नहीं है। अनवर रज़ा साहब, आपसे बात कर लेते हैं। आज सलमान अकरम राजा साहब ने ये भी कहा कि हमने ये फैसला किया है सीनियर वकला के फैसले के उस वक्त जब
जमात में शामिल होना था तो सीनियर वकला ने ये मशवरा दिया था कि किसी भी जमात में शामिल हुआ जाए, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए, जबकि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि ये मजबूरी में किया गया फैसला है और ये आइन के मुताबिक नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस नौबत पर लाया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उस वक्त ये फैसला ना करती तो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा सियासी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता। पहले MWM में उन्होंने शमूलियत का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने देखा फिर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया, जो कि मजहबी सियासी जमात है। और ये बात दुरुस्त है आईन पाकिस्तान के तहत कि आप अगर गैर मुस्लिम को अपने जमात में जगह नहीं देते तो फिर आपका जो आइन और मंशूर है जमात का, आप उसके तहत टेक्निकली आप इन नशिस्तों के हकदार नहीं ठहरते, क्योंकि आईन पाकिस्तान के तहत आपने खुद फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको वायलेट कर रही है आपका जो आइन और मंशूर है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। इसलिए मुझे लगता यह है आज की समाअत के बाद आपने जो सवाल किया उस पर मैं बाद में आऊंगा कि टेक्निकल बुनियादों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें मिलती हुई, मुझे ये नशिस्तें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। चूंकि लार्जर बेंच है, इसका फैसला आएगा तो उसके बाद हम बात कर सकेंगे, लेकिन टेक्निकल बुनियादों और आज का जो माइंड सेट था उससे मुझे लगता यह है कि सुन्नी इत्तेहाद इन नशिस्तों की हकदार नहीं ठहरेगी। जो आपने सवाल किया तो यही सवाल अदालत ने सलमान अकरम राजा साहब से पूछा कि क्या आपकी जो मुवक्किला हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन किया, तो उनका कहना था कि नहीं। तो ये जो केस है टेक्निकल बुनियादों पर मुझे लगता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कुछ नहीं मिलेगा और मुमकिन है ये जो नशिस्तों का फैसला है उनके हक में ना आए। अब देखना यह है कि इससे पॉलिटिकली उनको कितना नुकसान पहुंचता है। देखिए, वो तो ऑलरेडी उनके पास ये नशिस्तें नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उनके हक में फैसला नहीं आता तो फिर पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनकी जो गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक है शायद उसमें तेजी आए, क्योंकि उनके पास फिर यही ऑप्शन रह जाएगा कि वो हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक को मौसर बनाए। और मौसर कैसे बनाया जा सकता है कि अगर आपको जमीयत उलमा इस्लाम फे की हिमायत हासिल होगी, उनके पास स्ट्रीट पावर भी है और मौलाना फजल रहमान बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो समझते हैं कि उन्होंने किस तरह आर्म ट्विस्टिंग करनी है गवर्नमेंट की और किस वक्त कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कहा कि वकला ने ये फैसला किया था, ये अदालत को बताया, तो उस वक्त वकला को ये सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था। यही हम उस वक्त कहा करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि जिसके फैसले पर लोग आमीन कहें। हर शख्स ने अपनी अपनी वकला ने अपनी अलग से जमात बना रखी थी, 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी थी। सियासतदान जो सीनियर सियासतदान थे वो समझते थे कि खान साहब के बाद उनका इस जमात पर हक है, इसलिए उनकी जो अपनी जमात के अंदर आरा थी वो मुख्तलिफ आरा थी, जिसकी वजह से उन्हें भी इसका नुकसान पहुंचा। मैं समझता हूं कि इसी आरा की बुनियाद पर अब आगे जाकर जब ये केस फाइनल होगा और इसका डिसीजन आएगा तो शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इससे मखसूस नशिस्तों से महरूम रहेगी। ठीक है आमिर साहब, सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि इंतखाबी निशान वापस हो गया तो मखसूस सीटें हमें नहीं मिलेंगी। अब ये पॉइंट मैं पूछना तो चाह रही थी अनवर रज़ा साहब से, लेकिन अभी आपसे बात कर लेते हैं। ये खदशा एक्चुअली पैदा किसने किया था उस वक्त? देखिए सरिश, बात यह है कि ये जो PTI की मखसूस नशिस्तों का केस है, आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इसका एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि जिस तरीके से आप अगर गुज़श्ता 10 महीने के तमाम सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को देखें कि फैसल वाडा साहब 8 महीने पहले बता देते थे कि इलेक्शन में PTI के पास इंतखाबी निशान नहीं होगा, तो उसके बाद फिर जो तमाम तर इकदाम हुए, जिस तरह अकबर एस बाबर साहब आए, अकबर एस बाबर के साथ साथ वो नौरीन बीबी आई, फिर वो नौरीन बीबी रोती थी, फिर वो इलेक्शन कमीशन ने प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी, फिर वो उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हैं और फिर इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। और साथ में PTI ने खुद सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी, इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी कि हम PTI के कैंडिडेट हैं, हमें PTI का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए, लेकिन उस वक्त भी उनकी किसी ने बात नहीं सुनी। और उसके बाद उस वक्त भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया था कि ये बाद में तनाज़ात बढ़ेंगे और मखसूस नशिस्तों का मामला भी आएगा, तो उस वक्त भी अदालत ने कहा था कि ये मामला हमारे पास आएगा और अदालत से रजू किया जाएगा तो इसको सेटल कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए बात यह है कि हमने 2018 में भी देखा कि उस वक्त भी ऐसे हालात पैदा किए गए कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून से उनकी जो तमाम तर ऐसे इकदाम थे जिससे उनके साइज को कट किया गया, और अब ये नंबर जो है वो PTI का है। और PTI जिन जिन मराहिल से गुजरी है उसमें ऐसे लग रहा था आज की प्रोसीडिंग्स में जैसे कि शायद इससे पहले होने वाले इवेंट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं था, कि उनके सामने ये सब कुछ होता रहा कि आपने एक पार्टी से उसका इलेक्शन सिंबल ले लिया, वो पार्टी कहती रही कि हमारे कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं आपकी पार्टी के नहीं हैं, वो आज़ाद हैं।
وہ لاہور ہائی کورٹ جاتے رہے, وہاں پر ان کی دادرسی نہیں کی گئی. انہوں نے الیکشن کے بعد کہا کہ ہمیں دوسری پارٹی میں شمولیت کا اختیار دیا جائے, ہماری مخصوص نشستیں بنتی ہیں, وہ مانگی گئی, وہ نہیں دی گئی. اور اس کے بعد دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک آؤٹ کیا گیا نا. اور ابھی بھی اگر یہ بات کی جاتی ہے بینچ کی طرف سے, یہ ریمارکس بھی آتے ہیں کہ دیکھیں آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ کی پارٹی نہیں ہوگی جو الیکشن میں حصہ نہیں لے گی تو اس کو تو ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی. لیکن یہ آئین میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس پارٹی کا یا جن لوگوں کا عوام نے ووٹ دیا ان کو نہیں بنتا تو آپ دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دیں؟ یہ بھی تو کہیں نہیں لکھا ہوا نا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو کیس کے دو حصے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے, نہیں ملنی چاہیے, اس میں آئین خاموش ہے, اور کن حالات میں. دیکھیں آپ ان حالات کو بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی تو یہ حالات دیکھنے چاہیے اور دیکھنے پڑیں گے بھی. اور دوسری طرف جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ کیا یہ نشستیں باقیوں میں تقسیم ہوں گی, ان میں بندر بانٹ ہو جائے گی, یہ بھی تو کہیں نہیں لکھا ہوا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کا آؤٹ کم بھی تو ایک بہت میٹر کرتا ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑے میسو ایک آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے, اور وہ بھی ان نشستوں کی بنیاد کے اوپر. اگر ان کی 2/3 اکثریت ہوگی تو میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام ایسپیکٹس کو دیکھ کر فیصلہ کرے, تبھی جا کر مکمل انصاف ہوگا. کہیں پر بھی آدھا انصاف نہیں ہو سکتا کہ صرف ہمارے سامنے یہ معاملہ آیا تو ہم اس کو دیکھیں گے. سپریم کورٹ کا یہ فل کورٹ بینچ ہے, بہت زیرک تمام ججز ہیں, بہت جو تمام آنریبل ججز ہیں, چیف جسٹس ہیں, دیگر تمام سینئر ججز ہیں. سو سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھیں یہ جو مقدمہ ہے یہ پاکستان کی فیوچر پالیٹکس کو بالکل اس کا ایک بہت بڑا فیصلہ کرے گی یہ جو فیصلہ ہوگا. لہٰذا اس کو صرف آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا, ایک اس مقدمے کو نہیں بلکہ اس کے امپیکٹ کو, اس کے بیک گراؤنڈ کو اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا. تب جا کر مکمل انصاف ہوگا اور تبھی جا کر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیسائیڈ کی جا سکیں گی. دیکھیں آج بھی فیصل صدیقی صاحب نے ایک امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں پی ٹی آئی سے یا سنی اتحاد کونسل سے غلطیاں ہوئیں اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جی پیلسٹینین, انہوں نے ایک کوٹ سیئنگ کا کہا کہ انہوں نے کہا دوز ہو ٹیک آور آئیز کنڈیمن اس فار آور بلائنڈنس, کہ جنہوں نے ہماری جو ہے وہ آنکھیں لے لی وہی ہمیں تمام غلطیوں کا ذمہ دار کرا دے رہے ہیں, کہ ہماری جو بلائنڈنس ہے وہی تمام تر غلطیوں کی ذمہ دار ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان تمام ایسپیکٹس کو دیکھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان کو فیصلہ کرنا چاہیے. یہ صرف ایک مخصوص نشستوں کا معاملہ نہیں ہے, اس سے جڑے پس منظر بھی ہے اور اس کا فیوچر پہ بھی بہت بڑا اثر ہوگا. فی الحال تو ہم ایک بات میں یہاں پہ کر دوں, ایک بہت بڑی ازمپشن ہے جس میں ہمارے اسلام آباد بیسڈ کچھ صحافی جو ہیں وہ مسلسل ایک ازمپشن کی بنیاد کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں, اور وہ ازمپشن یہ ہے کہ اگر حکومت کو 2/3 اکثریت مل جائے گی تو وہ جس بندے نے یہ شروع کی تھی میں نے اس سے پوچھا ہے اور اس نے کہا میرا تو ایک تھیری تھی, لیکن اس تھیری کو بالکل اسی طرح جس طرح اسلام آباد کے کچھ ویلاگرز نے اس کو باقاعدہ تھیری بنا کے پیش کر دیا کہ جناب آپ نے انتخابی نشان چھیننا ہے پی ٹی آئی سے, ہم نے 2 ججز کے سارا آپ کو پیش کرنا ہے. یہ بھی ایک تھیری ہمیں اسلام آباد سے ہی پتا چلی, اور جس بندے نے یہ بات کہی میں نے اس سے ذاتی طور پہ پوچھا, اس نے کہا جی میں نے تو ازمپشن پہ بات کی تھی. یہ بھی ازمپشن ہے اور اسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کی ازمپشن ہے جس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جی 2/3 اکثریت ہو گئی تو پھر ترمیم ہو جائے گی اور چیف کی جو ٹرم ہے نا وہ ٹینیور ٹرم ہو جائے گی, وہ 3 سال کے لیے ہو جائے. اور کچھ لوگ ارے بابا اس کے حوالے سے گورنمنٹ کوئی لکھ کے قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی نا, یا تو جرنلسٹ بنیے اور وہ نکال کے لائیے وہ والی جو سمری ہے وہاں کی. آپ ازمپشن کی بنیاد کے اوپر کنڈیم کیے جا رہے ہیں مسلسل, اور تبصرے کر رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر. تبصرہ خبر کی بنیاد پہ ہوتا ہے میرے بھائی, تبصرہ جو ہوتا ہے وہ ازمپشن کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, فرض کی گئی چیزوں پہ نہیں ہوتا. آج اگر آپ نے کورٹ کی پروسیڈنگ سنی ہو تو وہاں پہ بھی بار بار اس بات پہ ٹوکا گیا کہ ہم ازمپشن کے اوپر ججمنٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم آئین اور قانون کے اوپر ججمنٹ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں رضی صاحب, لیکن یہاں پر کیونکہ بہت سی باتیں فیصل واڈا صاحب جب کہتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب اس وقت بھی بہت کچھ کہا کرتے تھے جب وہ پی ٹی آئی کے سٹار ہوتے تھے. فیصل واڈا صاحب آپ کو یاد ہے نا, انہوں نے کہا تھا کہ اتنی نوکریاں آنے والی ہیں کہ بے روزگار کوئی نہیں ملے گا, اتنا لوگ ٹیکس دیں گے, ریڑھی والا بھی ٹیکس دے گا. آپ کو یاد ہے نا, ان کے شاہکار ہیں. تو وہ کوئی حجت نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں, لیکن دیکھیے یہ آئینی ترمیم جو ہے نا, یہ میں برداشت نہیں کر سکا یہ بات کہ یار کوئی اس کا کاغذ تو نکالے نا ایز اے جرنلسٹ کہ وہ کوئی سمری بنی ہوگی,
वो किसी कमेटी के पास गई होगी, किसी रुकन के पास गई होगी, या तो वो निकालें, ठीक है, वरना इस पे तबसरा करने का और इसकी बुनियाद के ऊपर पूरा आर्गूमेंट खड़े करने का हमारा हक नहीं है, बीइंग ए तबसरा निगार भी और जर्नलिस्ट भी। आई एम सॉरी। आमिर, मैं आपके पास वापस आती हूँ। डॉक्टर साहब हम ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। इसके बाद आज की जो अहम समाअत हुई है उस पर हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि जब मखसूस सीटों का जब केस चल रहा था तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि तब तक ये सीटें बांटी ही ना जाती जब तक केस का फैसला ना हो जाता? देखिए, दुनिया की अदालती तारीख देख लें या पाकिस्तान की खास तौर पे अदालती तारीख देख लें, जब भी अदालतें सियासी नौयत के केसेस सुनना शुरू कर देती हैं तो आप समझिए कि अगर पोलराइज सियासत है, जैसे पाकिस्तान में इस वक्त इंतहा दर्जे की पोलराइज सियासत है, तो अदालतों की आप समझिए हार ही हार है, जिसको कहते हैं लूज लूज सिचुएशन। यहाँ पे अदालतें जीत नहीं सकती, जो भी फैसला करेंगी अदालतें, अगर तो वो पीटीआई के हक में आता है तो जो अपोजिशन जमात है वो, जो अगर पीटीआई के हक में आता है तो जो हुक्मरान जमात है वो ये कहेगी कि जी जज साहिबान जो हैं वो तो अपने सियासी नजरियात सामने रख रही हैं, जो कानून और आइन के तहत फैसला नहीं कर रहे हैं। अगर वो पीटीआई के खिलाफ फैसला जाता है, अब किसी पार्टी के खिलाफ तो जाना होगा, या पीटीआई के खिलाफ जाएगा या वो हुक्मरान जमात के खिलाफ जाएगा। अगर पीटीआई के खिलाफ जाता है तो पीटीआई के जितने भी फॉलोवर्स हैं वो कहेंगे जी जज साहिबान जो हैं वो सियासी नजरियात की बुनियाद के ऊपर अपने फैसला साजी कर रहे हैं और वो मानेंगे नहीं आइन और कानून। तो ये तो दुनिया की तारीख, अदालती तारीख जो है वो इस चीज की गवाह है कि अदालतों को सियासी बुनियाद, सियासी के अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर इसका फैसला करें। आप अदालतों के पास लेके जाएंगे, अदालतों का एतमाद, अदालतों का एतबार, उसमें मजीद कमी आएगी पाकिस्तान के अंदर। तो अदालतों को तो मैं समझता हूँ कि दूर रहना चाहिए। जो आपका सवाल है कि किस स्टेज के ऊपर ये फैसला हो जाना चाहिए था, मैं समझता हूँ स्टेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि के अंदर इसका फैसला होना चाहिए। अदालतों के अंदर इसका फैसला तो अदालतें लूज लूज वो हारेंगी, उनको किस्म तरफ से जो है वो तनकीद खाना बनाया जाएगा, तो इसका फैसला पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। ठीक है अनवर साहब, आज़ाद उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आइन एक्चुअली कहता क्या है कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, अगर वो गैर मुस्लिम हैं, किसी पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर वो ज्वाइन नहीं कर सकते, फ़र्ज़ करें जो रिजर्व सीट है वो किसी और को मिल जाती है, तो फिर क्या आज़ाद उम्मीदवार की वो जो सीट थी उस पर दोबारा इलेक्शन होगा या क्या हो सकता है? वो सीट मतलब दूसरी पार्टी के पास तो चली जाएगी, लेकिन वो जो सीट वो जीता था उसका क्या होगा? देखिए, आज़ाद उम्मीदवार की अगर बात करें आप पार्लियामेंट के अंदर की, तो फिर तो आज़ाद उम्मीदवार को किसी न किसी जमात को ज्वाइन करना ज़रूरी होता है। अगर पार्लिमानी जमात का कोई लीडर है, जैसे मैं पाकिस्तान मुस्लिम ज़िया की बात करूं, तो वो एक ही शख्स हैं और वो अपनी उनकी जमात रजिस्टर्ड है, इसलिए वो एक शख्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। जो आपको याद होगा माजी में शेख रशीद भी एक अपनी सियासी जमात पर एक नशिस्त जीते थे और पार्लिमानी लीडर थे। अब आज़ाद उम्मीदवारों को आइन के तहत और पार्लियामेंट के एक्ट के तहत इन्हें किसी न किसी जमात को ज्वाइन करना ज़रूरी होता है, लाजिम होता है। तो अगर वो लाजिम नहीं करते तो फिर वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बैठ नहीं सकते। हाँ, आप वोट कर सकते हैं, किसी हुकूमत को वोट कर सकते हैं, आप वोट नहीं भी कर सकते, लेकिन आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अकेले पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठ सकते। आप आज़ाद उम्मीदवारों की अगर जमातों की बात कर रहे हैं कि अगर मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देना है कि आज़ाद उम्मीदवार अब कहाँ जाएंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन, आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीटीआई की बात की जा रही थी तो उनके पास इंतखाबी निशान भी नहीं था, तो उनके लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आप इलेक्शन तो लड़ सकते हैं। उसके बाद यही वजह थी कि उन्हें यही एक रुकावट थी कि उन्हें सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करना पड़ा। जब सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करना पड़ा तो उस वक्त ये डिबेट शुरू हुई कि अब मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्हें देता है या नहीं देता, चूँकि इनको आइन को भी देखना होता है, जो
जो सियासी जमातों का आइन है उसके मुताबिक आइन पाकिस्तान भी देखना होता है, इलेक्शन एक्ट के तहत भी ये फैसला करना होता है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अपना फैसला था वो तो दे दिया। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। जब लार्जर बेंच इस पर समाअत कर रहा है तो मुझे लगता यह है कि आज़ाद उम्मीदवारों और मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये फैसला आएगा, और मुझे कभी यकीन है आज की समाअत के बाद, और लगता यही है हालात वाक़यात, क्योंकि मामला सब जुडिस है, आप इस पर ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। टेक्निकल बुनियादों पर जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो तो शायद सुन्नी इत्तेहाद के हक में ना आए और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो उससे ये महरूम रहे। और जो बात 2/3 अक्सरियत की यहाँ पर की जा रही है, देखिए इससे पोलिटिकली इस फैसले के, अगर ये फैसला किसी के हक में या किसी के खिलाफ आता है तो सियासी फ़ायदा या नुकसान तो हो सकता है। ओवरऑल मैं नहीं समझता कि इससे हुकूमत को कोई नुकसान पहुँचेगा। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद के हक में अगर ये बात की फैसला नहीं आता तो फिर उनकी जो तहरीक होगी पार्लियामेंट के बाहर उसमें शायद तेज़ी आए, अगर उसके साथ मौलाना फजल रहमान साहब जुड़ते हैं तो। अदरवाइज शायद वो तहरीक भी इतनी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत ने इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब के साथ पोलिटिकली उन्हें एंगेज किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ डिस्कस भी की जा रही हैं। मैं इसमें एक बात अनवर भाई की इजाज़त से मैं ऐड कर दूं, अगर वो आज़ाद जीते हुए लोग अपना आज़ाद पार्लिमानी वजूद बरकरार रखना चाहें तो वो बिल्कुल रख सकते हैं 219 के तहत, लेकिन उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, ये फ़र्क होगा। वो अपना एक अलग सीटें क्लेम कर सकते हैं, सूरत में रह सकते हैं। हाँ, आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप वो कहलाएगा, लेकिन रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी। रिजर्व सीटें तभी मिलेंगी जब वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आप मेरा ख्याल जल्दी में ये बात भूल गए तो मैंने कहा वो मैं ऐड कर दूं। यहाँ अनवर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई से गलती ये हुई है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो है वो मंशूर नहीं देखा गया पार्टी ज्वाइनिंग के वक्त। यहाँ वक्त है ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद बात करेंगे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की। वेलकम बैक नाज़रीन, हफ्ते को एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई है। अब कुछ जमातें ऐसी हैं जो कि मुखालफत करी हैं, जिसमें पीटीआई शामिल है, JUIFA है और ANP भी इसकी मुखालफत करी है। रज़ी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि उसमें जब इजलास हुआ है कमेटी का तो उसमें तो वज़ीर आला KP जो हैं वो भी शामिल थे, जबकि उन्होंने अब कहा है कि इस बात का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। देखिए, इजलास के अंदर मौजूद एक बहुत ज़िम्मेदार शख्सियत से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ कि जिक्र हुआ, अच्छा, बल्कि इन्होंने एक फ़िक्रा भी कहा जो मुझ तक पहुंचाया गया कि गुड तालिबान एंड आर द डेड तालिबान। ओके, ये इन्होंने वहाँ पे कहा। तो इसलिए ये कह नहीं सकते कि इनसे ये चीज़ डिस्कस नहीं की गई और इन्हें समझ नहीं आई कि हम ऑपरेशन किसके ख़िलाफ़ करने की बात कर रहे हैं। वैसे एक बात मैं चलते चलते बताता चलूँ कि पिछले दिनों गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान जो हैं उनको वापस भेजे जाने की तादाद 5,40,000 पे आके रुक गई थी। अब वो दोबारा शुरू हो गई, अब 6,20,000 पे चली गई है। तो मैंने कहा चलते चलते साथ में ये भी बात कर दी जाए। तो ये उनसे बात वहाँ पे की गई थी। पहली बात ये है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये शोर क्यों मचाया जा रहा है, और ख़ास तौर पे उन पार्टियों की तरफ से जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि अभी एपेक्स कमेटी ने फैसला किया ये पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट के बाद अगर पार्लियामेंट ओके करती है तो ये जाएगा, फेडरल कैबिनेट में जाएगा, फेडरल कैबिनेट के बाद पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट के दोनों अवानों में इसमें बहस होगी। मेरे पास जो इत्तला है उसके मुताबिक फौज के सिपा सालार और एजेंसी के सरबराह जो हैं वो दोनों आके इसके ऊपर पूरी पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग भी देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर ये फैसला होता है तो पार्लियामेंट उसकी अपना वो क्या होता है जी, नोक पलक दुरुस्त करके उनके हवाले करेगी कि ये काम आपने करना है, ये नहीं करना। ये जो पहले लोगों ने फर्ज कर लिया है कि ये तो हमारे खिलाफ होने जा रहा है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा मतलब हमारे खिलाफ क्यों है कि वो इतने परेशान ही हो गए। अभी तो उसके बहुत सारे मराहल होने हैं, तय होने, और उनका इंतजार कर लिया जाए और उनमें अपना हिस्सा डाल लिया जाए। ठीक है। अनवर रज़ा साहब, बैरिस्टर गोहर ने इस पर एतराज़ करते हुए कहा है कि पहले जो फौजी ऑपरेशंस होते थे उस पर तो बाकायदा मुशावरत होती थी और पैरामीटर्स तय किए जाते थे। आपको क्या लगता है कि इसमें पैरामीटर्स तय नहीं किए गए, जबकि अभी तो अता तारा ने यह भी कहा कि काबीना से मंजूरी ली जाएगी, पार्लियामान में इसको पेश किया जाएगा, फिर मंजूर किया जाएगा। इससे पहले एतराज़ात क्यों? अनवर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
ٹھیک ہے, ڈاکٹر فاروق سلیب کی جانب چلتے ہیں. سر آپ نے میرا کوشچن سنا؟ جی بالکل. دیکھیے رضی صاحب نے بتایا کہ اس کا قانونی اور آئینی طریقہ کار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنگ ایک نہیں ہے, جنگیں دو ہیں. ایک دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہے جو فوج نے لڑنی, اور ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے جو ہم سویلینز نے لڑنی ہے. ٹھیک, اور پارلیمنٹ جائے اور فیڈرل کیبنٹ کے تھرو جائے, یہ دو جنگیں تو لڑنی ہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وہ کہلاتا ہے کہ ریاست کس کو کہا جاتا ہے. ریاست کی ڈیفینیشن وہ ہوتی ہے کہ منوپلی اوور یوز آف فورس, یعنی کہ کوئی غیر ریاستی طاقت جو ہے وہ منوپلی, وہ طاقت استعمال نہیں کر سکتی. ہمارا جو 8,82,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے, وہاں ایک ہی طاقت کی منوپلی ہوتی ہے, اور وہ ہے پاکستان. تو ورنہ ہم پاکستان کو ریاست ہی نہیں کہہ پائیں گے اگر یہاں پہ کوئی غیر ریاستی طاقت جو ہے وہ اپنی ڈومیننس دکھا سکے. اور دوسری ہماری معاشی ضرورت ہے. جب تک یہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ نہیں لڑی جائے گی, جب تک دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑی جائے گی, تو نہ تو سرمایہ کاری ہو پائے گی اور نہ کوئی بیرونی سرمایہ کاری ہو پائے گی. تو تین بڑی بات ہے. ایک تو لازمی ہے یہ جنگ لڑنا, اور 8,82,000 اسکوائر کلومیٹر میں ہم نے ریاست پاکستان کی رٹ قائم کرنی ہے, ورنہ تو ہم ریاست نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب سے شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے. رضی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. انور رضا صاحب کو ویسے ہی ہم نے دکھانے کے لیے بٹھایا ہوا ہے کہ آواز جا رہی ہے. انور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ رضی صاحب بہت شکریہ, آپ کی نظر سے نیا جلنی ہوتا ہے. اچھا انور صاحب, دیکھا جائے تو دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے, عوام کا مسئلہ ہے. لیکن جو ہمیں ریپرزینٹ کرتی ہیں سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت گورنمنٹ میں بھی ہیں, جو گورنمنٹ میں اس وقت موجود ہیں, وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیوں ایک پیج پر نہیں ہیں؟ دیکھیے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ آپریشن عزم استحکام کتنا ضروری ہے اور کیوں کر ضروری ہے. اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو اس کا سیاسی پہلو ہے, سیکیورٹی پہلو ہے, اور سیکیورٹی سے معاشی پہلو جڑا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز عزم استحکام آپریشن کو عدم استحکام کر رہی ہیں, وہ کیوں کر کہہ رہی ہیں؟ ان کے سیاسی مقاصد ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ اس آپریشن کی آڑ میں ان کے جو سیاسی عزائم ہیں ان کو تقویت ملے, ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہو سکے. یہ بالکل میں آپ کو کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں, اور ایسا ہی ہے. دوسری بات, آپریشن کیوں کر ضروری ہے؟ دیکھیے اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے, ہمیں لاہور یا اسلام آباد میں بیٹھے اس طرح علم نہیں. اگر آپ ان دو صوبوں کا وزٹ کریں جائیں تو آپ کو وہاں کے حالات پتہ چلیں گے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, غیر مستحکم کرنے کے لیے کتنی قوتیں ہیں جو اس وقت سرگرم عمل ہیں, اور آپ کے بلوچستان کے اندر کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اس لیے وہاں پر اگر آپ نے اپنے صوبے کو, ان کے وسائل کو انٹیکٹ رکھنا ہے, بچانا ہے, تو آپریشن عزم استحکام اس لیے ضروری ہے. سیاسی جماعتیں اس لیے اس کی مخالفت کر رہی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کیمرہ پارلیمنٹ میں ان کو بریفنگ دی جائے تو دی جائے, بالکل اس میں کوئی حرج نہیں. ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ جو سیکیورٹی حکام ہیں, جو عسکری قیادت ہے, انہوں نے بریفنگ دی تھی. آپ کو بریفنگ دینی چاہیے. اس بریفنگ کے بعد پھر ان کو شاید اس بات کا, اس کی نزاکت کا اندازہ ہوگا کہ یہ آپریشن کتنا ضروری ہے. تو اس میں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو چاہیے وہ انیشیٹو لیں, عسکری قیادت سے بات کریں, پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلائیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو حالات کی نزاکت ہے اس سے آگاہ کیا جائے, اور اس کے بعد شاید یہ پولیٹیکل پارٹی ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ بات نہ کریں. ان کو بھی اندازہ ہے کہ آپریشن عزم استحکام اس وقت کتنا ضروری ہے. دیکھیے اگر آپ کے ملک میں سیکیورٹی نہیں ہوگی تو مجھے بتائیے, جو بیرونی سرمایہ کاری کی آپ بات کرتے ہیں, کہاں سے سرمایہ کار آئے گا؟ کیونکہ بلوچستان کے اندر میں نے دیکھا, ہم نے وہاں پہ وزٹ بھی کیا, کہ وہاں پر دو طرح کے حالات ہیں. ایک تو سیکیورٹی کی سچویشن وہ ہے کہ وہاں اگر آپ ملک کے کسی دوسرے صوبے سے وہاں پر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو آپ کو وہاں پر اپنے اس بزنس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے, بزنس کو چلانے کے لیے وہاں پر باقاعدہ بھتہ دینا پڑتا ہے. تو کیا اگر کسی سرمایہ دار کو اپنے انڈسٹری کو بچانے کے لیے بھتہ دینا پڑے گا, تو کیا اس ملک میں کوئی ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے؟ کیا ریاست موجود نہیں ہے؟ لہٰذا یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ سرمایہ دار کو تحفظ فراہم کرے. اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ملک کے استحکام کے لیے آپ کو اس طرح کے آپریشن کرنا پڑتے ہیں. سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کو بلوچستان اور کے پی کے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں. وہاں پہ دہشت گردی آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی ہے. دیکھیے ہم نے 90,000 سے زائد جو جانیں ہیں ان کا قربان
उनकी कुर्बानियां दी हैं, उसमें सिविलियन लोग भी शामिल हैं, मासूम लोग भी शामिल हैं। अब अगर आपने बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी किया है, अब अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, सरमायाकारी आए, खुशहाली आए, तो उसके लिए मैं समझता हूँ ये ऑपरेशन ज़रूरी है और इस सियासी जमातों को इन कैमरा ब्रीफिंग भी देनी चाहिए। ठीक है आमिर साहब, आपका क्या पॉइंट है? दहशतगर्दी मसला जो है वो बहुत संगीन रहा है। अभी अनवर साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए तो बहुत ज़रूरी है इस तरह के ऑपरेशंस, लेकिन इस तरह के एतराज़ात आना क्या मायने रखता है? देखिए सहरिश, बात यह है कि सिक्योरिटी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सिक्योरिटी प्योरली पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एक बहुत ही हसास मामला है। और अगर हम गुज़श्ता 2 सालों के अंदर होने वाले अगर इंसिडेंट्स कोई देखें, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट है किसी फॉरेन मुल्क की तरफ से या किसी दूसरे मुल्क की तरफ से, वो चाइना की है। और चाइनीज़ को जिस तरीके से टारगेट किया जाता रहा इन लास्ट 2 इयर्स में, अगर आप देखें तो वो बहुत ही भयानक था कि कैसे टारगेट करके उन्हें ख़ास तौर के ऊपर निशाना बना के उनके इंजीनियर्स को, उनके एक्सपर्ट्स को, उनके तमाम उन लोगों को जो पाकिस्तान में हमारे बहुत से अहम प्रोजेक्ट्स की ना सिर्फ निगरानी कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को वो पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं और बहुत मुश्किल हालात में और बहुत मुश्किल इलाकों में और बहुत मुश्किल टेरेन्स में वो काम कर रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में ये जो टारगेटिंग है चाइनीज ऑफिशियल्स की, उसके बाद पाकिस्तान ने, जाहिर बात है, पाकिस्तान का एक विजिट हुआ, हाई लेवल डेलीगेशन गया चाइना और चाइनीज हुकाम के साथ भी बातचीत की गई और उसके बाद चाइनीज हुकाम की तरफ से भी ये मुतालबा किया गया कि जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। तो अब इस सूरत हाल में तो रियासत पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ, जो न सिर्फ पहले ही हमारे 90,000 जो शहरी हैं, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं, हमारी फोर्सेस के लोग हैं, हमारे आम मासूम शहरी हैं, उन सबको निशाना बना चुके हैं। लेकिन अब तो खास तौर के ऊपर एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत पाकिस्तान में काम करने वाले जो चाइनीज हैं और जो इंटरनेशनल यहाँ पर वर्कर्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में हमारी तमाम सियासी जमातों को होश के नाखुन लेने चाहिए और अपने जो भी सियासी अज़ाइम हों, जो सियासी इख्तलाफात हों, जो शिकायत हों, उनके लिए बाकी फोरम्स मौजूद हैं। लेकिन ये जो मामला है ये प्योरली एक सिक्योरिटी का मामला है, पाकिस्तान की बका का मामला है, पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम का मामला है और पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है उसका मामला है। ऐसी सूरत हाल में इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शिकायत हैं तो उनको मुतल्लिका फोरम्स में, अब तमाम बड़ी सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वज़ीर आला हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या दूसरे भी अगर फोरम्स हैं, तो वहां पे बातचीत जरूर होनी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि इन ऑपरेशंस को नहीं होने दिया जाएगा या इन ऑपरेशंस के खिलाफ कोई बात की या इसके खिलाफ कोई तहरीक चलाई जाएगी, ये मुनासिब नहीं है। इस वक्त मुल्क को जरूरत है कि इन तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ जो हमारे बच्चों को शोहदा, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं, फोर्सेस के लोग हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन करने की जरूरत है। और इसके लिए पूरी कौम को एक कुव्वत बनकर अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसके नताइज हासिल कर सकेंगे। और पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की इसी चीज़ों के साथ जुड़ी है। जब यहाँ पर अमन इस्तेहकाम होगा, सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर होंगे, तभी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और तभी ये मुल्क का जो मुआशी पहिया है ये चलेगा। बसूरत दीगर हमारे लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। और इस वक्त तमाम सियासी जमातों को इस बात को ज़रूर समझना चाहिए कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी हिफाजत बिलखुसूस जो है वो हमें यकीनी बनानी होगी। ठीक है, आमिर साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क की सियासत जो है वो तो एक तरफ है, लेकिन सिक्योरिटी का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन है, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सर, छोटा सा कमेंट है, एक वेबसाइट पे मैं पढ़ रही थी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मंजूर पुश्ती ने कहा कि हम मुखालफत इसलिए करते हैं कि इससे पहले 2 लाख घर तबाह हुए हैं, कबायली इलाकों के 36 बाजार भी मसमार हुए हैं, तो क्या वजह है? हम सवाल तो नहीं उठा रहे कि ऑपरेशन हुआ, इससे पहले जो ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन छोटा सा पॉइंट मुझे चाहिए कि क्या वजह है? प्लानिंग ठीक नहीं थी या क्या हो सकता है? देखिए, बात ये है कि जब फौज ऑपरेशन कर लेती है क्लींजिंग का, उसके बाद वहां पे आपने सिविल स्ट्रक्चर देना होता है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है, हॉस्पिटल्स देने होते हैं, स्कूल देने होते हैं, इंस्टीट्यूशंस देने होते हैं। वो सिविल हुकूमत नहीं दिए। फाटा के लिए जितने फंड्स गए वो पेशावर में खर्च हो गए और जब उसका हिसाब मांगते हैं तो नेशनलिज्म का वहां पे नारा लगा दिया जाता है। ठीक है, आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया है कि ऑपरेशन के हुकूमत ने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से तामीर करना होता है। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।